नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इससे पहले वाली जो पॉलिटी क्लास थी उसमें आपने पढ़ा था राष्ट्रपति के पदावधि और पदरिक्तता के बारे में। इस क्लास में मुझसे आगे बात करेंगे और समझेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है। ज़बरदस्त क्लास है, सवाल भी खूब आते हैं और एक समझ भी आपकी विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग आपका क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भा है। ठीक है, की प्रक्रिया। ठीक है ना, यहां पर भारत जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि हर देश की अलग अलग है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है इस क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि पदावधि में जब पद उसका रिक्त होता है तो उसमें जो दूसरा हमने देखा था महाभियोग के द्वारा उसका पद रिक्त हो सकता है 5 वर्ष से पहले ही। ठीक है, तो उसी पर हमें विस्तार से चर्चा करना है कि कैसे रिक्त हो सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो चर्चा संविधान में है वो आर्टिकल 61 में है, यानी कि 61 में है। किसमें है? आर्टिकल 61 में है। एक इंटरेस्टिंग बात ये लिख लीजिए कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, यानी कि महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसको स्टार बना करके आप नोट कर लेंगे। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई। ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। अब आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। सबसे पहला सवाल यही है, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। एक चुने हुए व्यक्ति को जो चुन करके आया है उसको हटाने का कारण क्या है? तो उसका कारण यह होता है कि जब वह संविधान सम्मत काम नहीं करता है, ठीक है, या यूं कहें जब संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, कब? जब संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान का उल्लंघन करता है। अब संविधान का उल्लंघन किसे आप कहेंगे? क्या संविधान में इसकी कोई व्याख्या है, कोई परिभाषा है? तो इसका जवाब है नहीं। भारतीय संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या करने पर भारत के संविधान का उल्लंघन होता है। ये कहीं पर भी आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूर लिखा हुआ है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वह यह तय कर सकता है कि संविधान का कौन सा प्रावधान ऐसा है या किस प्रावधान में कुछ गड़बड़ करने पर उसे संविधान का हनन माना जाएगा या उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि ये शक्ति किसके हाथ में है? सीजीआई के हाथ में है, मुख्य न्यायाधीश के हाथ में है। वही बता सकता है कि महाभियोग अगर लगाना है तो क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अब मान लीजिए कि संविधान का उल्लंघन का आरोप लगा तो महाभियोग एक प्रस्ताव होता है। महाभियोग क्या है? एक प्रस्ताव है जो कि संसद में जाता है। कहाँ जाता है? संसद में जाता है। और संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रारंभ हो सकता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है। तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो उच्च सदन में लाएं या निम्न सदन में लाएं, या यूं कहें कि राज्यसभा में लाएं या लोकसभा में लाएं, कहीं भी लाया जा सकता है। बस नियम जो है वो ये है
कि जब प्रस्ताव लाना होता है तो जिस सदन ने आरोप लगाया है, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा ने कहा कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, अतः उन पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए। तो इसके लिए होता क्या है कि जिस सदन ने ये आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे या अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, अगर 100 व्यक्ति हैं तो 100 का 1/4 यानी कि 25 व्यक्तियों को समर्थन करना चाहिए। अब इसके बाद में होता क्या है कि जब ये भी हो गया तो 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है इस प्रस्ताव को लाने से पहले। यानी कि जब सदन को ये लगा कि राष्ट्रपति संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रहा है और उसे हटाना ही होगा, ऐसे में वो प्रस्ताव पे पहले सिग्नेचर करवाते हैं। उसके बाद में 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देते हैं कि फला राष्ट्रपति महोदय, इस सदन को ऐसा लगता है कि आप संविधान के सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से कहें कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जानी है। ये लिख करके बाकायदा उनको देना होता है, नोटिस देना होता है। अब इसके बाद होता क्या है, राष्ट्रपति बौखले आए, अच्छा हम तो चुनाव जीत के आए थे, सोचे थे कि 5 साल राष्ट्रपति रहेंगे, राजभवन में रहेंगे, रायसीना हिल्स में रहेंगे, ये अचानक से क्या दिक्कत हो गया, तो वो परेशान होता है। अब वो सोचता नहीं हमने तो संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है, तो हम भी जाएंगे अपनी बात रखेंगे। तो संसद राष्ट्रपति को भी अधिकार देता है, संसद राष्ट्रपति को भी अधिकार देता है कि जब प्रस्ताव पर आपकी वोटिंग हो रही हो, उस पर बहस हो रही हो, तो आप भी उपस्थित हो सकते हैं। और यदि आप उपस्थित होना नहीं चाहते हैं तो आप अपने किसी प्रतिनिधि को उपस्थित करवा सकते हैं, यानी कि नियुक्त कर सकते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर फला व्यक्ति जाएगा और हमारा पक्ष रखेगा कि हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है प्रस्ताव लाने की। अब मान लीजिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, यानी कि सदस्यों के दस्तखत भी हो गए, राष्ट्रपति को नोटिस भी हो गया, राष्ट्रपति ने अपने स्वयं उपस्थित हुए या किसी को भेज दिया, उसके बाद में वोटिंग होनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सब कुछ हो गया, कथा का पूरा व्यवस्था हो गया, अब शंख बज करके कथा स्टार्ट होना है। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए ये होगा कि वहाँ पर भी वोटिंग होता है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र की पहचान क्या होती है, सब कुछ वोट से ही निकलता है। ठीक है, तो वोटिंग होने के लिए कौन लोग वोट करेंगे, सवाल फिर खड़ा होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो जो वो निर्वाचित वाले थे उन्हीं को केवल वोटिंग का मौका मिला था, जो गैर निर्वाचित थे यानी कि जो मनोनीत थे उनको वोटिंग में सम्मिलित नहीं किया गया था। और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य को भी लिया गया था, लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग पर वोटिंग होगी तो सिर्फ उस सदन के सदस्य ही सम्मिलित होंगे, और वो सभी सदस्य सम्मिलित होंगे, वो चाहे निर्वाचित हों या गैर निर्वाचित हों। इस बात को ध्यान से सुनिए, चुनाव के टाइम पे अलग मामला है, निर्वाचक मंडल का अलग मामला है, लेकिन जब महाभियोग पर वोटिंग होना है तो क्या होगा कि निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पर जो वो गैर निर्वाचित वाला होता है ना, वो मौके का फायदा उठाता, कहता है अच्छा हमको वोट नहीं लिए थे हमसे, अब वोट देंगे हम, और खिलाफ है वोट दे देता है। मजाक कर रहा हूँ, ये अभी तक हुआ ही नहीं है, तो कोई वोटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो प्रक्रिया ये है कि वोट कौन कौन देगा, जो सदन में उपस्थित है। अब वोटिंग मान लीजिए कि किसको वोट देना है डिसाइड हो गया, अब वोट पड़ना है, तो कितना वोट चाहिए, 2/3। कितना, 2/3। ठीक है, 2/3 मत से राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पास होना चाहिए। अब अगर यह भी हो गया, मतलब किस्मत इतनी फूटी है कि सारी घटनाएं राष्ट्रपति के प्रतिकूल होती चली जा रही हैं, तो ये पास भी हो गया। अब ये जिस सदन से पास हुआ है, चाहे लोकसभा से पास हुआ हो या राज्यसभा से पास हुआ हो, अब ये दूसरे वाले सदन में जाएगा। अगर लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, अब जब ये दूसरे में पहुंचता है तो दूसरे सदन की जिम्मेदारी ये है कि जांचे परखे
कि दूसरा जो इससे पहले वाला सदन है वो क्या किया है। कई बार तो बैठे खो किया है कि अच्छा लाओ हम राष्ट्रपति को हटा देंगे तुरंत। ऐसा नहीं करना है। संविधान कहता है कि जो दूसरा सदन है उसको जांच करना चाहिए, उसे परखना चाहिए कि इससे पहले जिस सदन ने इसको पास किया है क्या उन्होंने सही तरीके से इसका आकलन करके इस प्रस्ताव को पास किया या नहीं। और उसके बाद में अगर आकलन उन्होंने कर लिया और चूंकि जो राष्ट्रपति हटने जा रहे हैं उनकी किस्मत इतनी खराब है कि सब कुछ सही होता चला जा रहा है, तो अब क्या होगा कि दूसरे सदन में भी वोटिंग कराई जाएगी और यहाँ भी उस प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 वाली मेजॉरिटी चाहिए। और अगर किस्मत इतनी खराब है कि उस राष्ट्रपति को पद अब छोड़ना ही है तो यहाँ भी वो पास हो जाएगा और जिस दिन पास होगा उसी दिन तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो इति सिद्धम समाप्तम। ठीक है, समाप्त हो गया। महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ हुई और यहाँ पर समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। एक बार भी ना समझ में आई हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, मज़ा आएगा। मैंने कहा था कि महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, लेकिन अगर जो है एक एक बात को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो सरल हो जाएगी। देखिए बहुत ज़्यादा बोर्ड पर अगर मैं लिखूँगा तो समय ज़्यादा व्यर्थ होगा, इसलिए जब आप वीडियो देख रहे हों और मैं जब बात बोल रहा हूँ तो उसको सुन करके अपने वाक्य में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम धीरे धीरे इसीलिए बोलता हूँ कि आप उसको लिख सकें, समझ सकें और अपनी भाषा में लिख सकें। जब अपनी भाषा में आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। महाभियोग लगते ही राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना होगा और फिर वही प्रक्रिया लागू होगी। कौन सी? कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा और 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यों की, जो कार्य करता है उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई संशय, कोई संदेह, कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। इसके अलावा भी हमारा एक चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहाँ पर हम वेरियस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस दरोगा, UPSSC, जितनी वैकेंसियाँ होती हैं सबकी तैयारी वहाँ पर कराई जाती है। और स्पेशली अभी कल से करंट अफेयर्स वहाँ पर शुरू हुआ है, इसका पहला वीडियो आपने शायद देख भी लिया हो, तो वहाँ पर भी आप जो है जाइए, जुड़िए। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओनली सरकारी एग्जाम का। और अगर लिंक आपको नहीं मिल पा रहा है तो सीधे सीधे टाइप कर लीजिए मोबाइल में ONLY सरकारी एग्जाम, SARKARI सरकारी एग्जाम, EXAM। ठीक है, इतना सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।